मूवी के स्टार्ट में डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस टोनी को ड्रग सप्लाई करने आया था और इस काम के बदले टोनी डेविड को पैसे दिया करता था। पर डेविड अब इस काम को और नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे कहा था अगर वो इस काम को नहीं छोड़ेगा तो वो उसे छोड़ देगी। पर टोनी जो है वो डेविड को ये चीज करने के लिए अलाउ नहीं करता और डेविड के पैसे भी नहीं देता। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में छीना झपटी होती है और सभी डेविड के हाथों से टोनी मारा जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो डेविड भागने लगता है और भागते भागते डेविड विजय सलगांव को देख लेता है पुलिस स्टेशन में कुछ दफना कर बाहर आते हुए। इसके बाद डेविड अपने घर जाता है अपने बीवी बच्चे को लेकर इस गाँव को छोड़कर जाने के लिए। बट तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और डेविड को वो गिरफ्तार कर लेती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है और डेविड भी अपनी जेल की सजा पूरी कर चुका है तो उसे भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर हमें विजय और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ को काफी हैप्पीली जी रहा है और विजय ने अपनी कुछ जमीन को बेचकर एक थिएटर भी ओपन किया है एंड वो अभी वो एक फिल्म को प्रोड्यूस करने का भी प्लान कर रहा है। पर आज भी जब लोग विजय को देखते हैं तो वो 2 और 3 अक्टूबर के बारे में ही बात करते हैं कि किस तरीके से विजय ने पुलिस को पागल बनाया। पर विजय इन सब बातों को इतना ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखता है। तभी हमें पता चलता है कि इनके शहर में एक नया आईजी आया है जिसका नाम है तरुण और ये मीरा देशमुख का काफी क्लोज फ्रेंड है और अब ये समीर के केस को 7 साल बाद फिर से रीओपन कर रहे हैं। तो इसके बाद आईजी सर गाय तोंडे को अपने यहाँ पे बुलाते हैं जिसको 7 साल से सस्पेंड किया हुआ है। इसके बाद गाय तोंडे आईजी सर को समीर के मर्डर केस के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कहता है कि समीर की बॉडी ना मिलने की वजह से विजय सलगांवकर पुलिस के हाथों से बच गया और उनके पास विजय के अगेंस्ट कोई भी पक्का एविडेंस नहीं था। तभी यहाँ पे एंट्री होती है मीरा देशमुख की और वो कहती है विजय बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट किया पर अब वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट किया। अब मीरा के पास कुछ एविडेंस थे जिसके बिहाफ पे वो इस केस को आगे बढ़ा सकते थे। बेसिकली जब विजय अपनी जमीन बेच रहा था तब मीरा देशमुख ने उस जमीन को शिव कुलकर्णी के नाम पे खरीद ली थी और तब से उसके 2 ऑफिसर शिव और जेनी वहाँ पे रहने लगे एज हस्बैंड वाइफ। एंड इसी टाइम पीरियड में जेनी ने विजय की वाइफ नंदिनी के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर ली और इसी का फायदा उठाते हुए जेनी ने नंदिनी और विजय के घर पर हर जगह माइक्रोफोन फिट कर दिए ताकि उनके घर में जो भी बात हो वो उसे सुन सके। बट भी हाल ही में जेनी ने नंदिनी को अपनी बातों में गोल गोल घुमाकर इस बारे में जानने की कोशिश की कि समीर की बॉडी अब कहाँ पर है। तब नंदिनी कहती कि विजय के अलावा किसी को भी पता नहीं कि समीर की बॉडी कहाँ पर है क्योंकि अगले दिन विजय ने समीर की बॉडी गार्डन से निकालकर कहीं और दफना दी थी। और वो ये भी कहती है कि जब भी वो इस बारे में विजय से बात करने जाती है तो विजय मना कर देता है एंड उसे नहीं बताता। सो अब ये लोग को इतना पता चल चुका था कि विजय ने समीर की बॉडी को कहीं और शिफ्ट कर दिया है तो इन्हें बस इतना पता लगाना है कि विजय ने उस बॉडी को अब कहाँ पर दफनाया है। तो अब आईजी से सभी इवेंट्स को एक के बाद एक एनालाइज करता है कि 2 तारीख की रात को समीर का मर्डर हुआ, इन्होंने उसे अपने गार्डन में दफनाया। फिर अगले दिन सुबह विजय ने समीर की गाड़ी को खाई में फेंक दी। इसके बाद वो गया पणजी में फेक एविडेंस प्लांट करने के लिए। फिर वो वहाँ से घर आया और रात को सब सोने के बाद उसने समीर की बॉडी को कहीं और शिफ्ट कर दी और वो 4:30 बजे से पहले अपने घर वापस आ चुका होगा क्योंकि फिर 5:30 की बस से पूरा परिवार पणजी में गया था। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद आईजी से समझ जाते हैं कि विजय ने समीर की बॉडी को अपने घर के 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही कहीं दफनाया है। तो बस इन्हें फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पे विजय ने समीर की बॉडी को दफनाया है। तो इन्हें कई जगहों पर खोद के देखा पर इन्हें कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिला। तो इन लोगों ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई एंड लोगों से कहा कि जो भी समीर के मर्डर के बारे में कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। तो इनाम के लालच में आकर कई लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी पर एक भी काम की नहीं थी। पर जब डेविड को इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो वो तुरंत जाता है पुलिस के पास क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और उनसे कहता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बट उसके बदले में 25 लाख रुपए लूंगा। पहले तो इन्हें लग रहा था कि डेविड बस यहाँ पे पैसों की लालच में आया है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट डेविड की बातें सुनकर उन्हें लगता है कि डेविड के पास जरूर कोई काम की इन्फॉर्मेशन है तो वो लोग भी 25 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। तो पैसे मिलने के बाद डेविड बताता है कि 3 अक्टूबर की रात को वो जब पुलिस से बचकर भाग रहा था तो उसने देखा था कि विजय सालगांवकर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ दफना रहा था और उस टाइम पे पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो एग्जैक्टली इसी जगह पे जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे विजय सालगांवकर कुछ दफना रहा था। फिर इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन में खुदाई करने के लिए सभी लीगल परमिशन ले लेते हैं एंड खुदाई स्टार्ट कर देते हैं और ये बात विजय को पता चल जाती है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई का काम चालू है। एंड इसी दिन के लिए उसने अपने दुकान के बाहर एक कैमरा लगाया था जिससे कि वो पुलिस स्टेशन पे नजर रख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो पुलिस स्टेशन में खुदाई के बाद जानने के बाद विजय सालगांवकर अपना सारा काम छोड़कर कहीं चला जाता है एंड पुलिस स्टेशन में पुलिस को किसी के कंकाल मिलते हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस कंकाल की एज समीर की एज से मिलती जुलती है। अब बस डीएनए टेस्ट आना बाकी था जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि ये समीर के कंकाल है। वहीं कोर्ट ने पुलिस को 8 घंटे की परमिशन दी थी विजय सालगांवकर की फैमिली के इंटरोगेशन के लिए और अगली सुबह विजय भी अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। बट यहाँ पे आने से पहले विजय ने अपनी फैमिली से कहा था कि कुछ भी हो जाए हमें बस यही कहना है कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिर इसके बाद आईजी सर इन लोगों को वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो कि जेनी ने रिकॉर्ड की थी जहाँ पर नंदिनी कह रही थी कि विजय ने उस बॉडी को अगले दिन कहीं और शिफ्ट कर दी। एंड फिर इन्हें इनके पड़ोसी शिव और जेनी का सच पता चल जाता है कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर है। और आईजी सर विजय से कहते हैं कि डेविड ने हमसे कहा है कि उसने 3 अक्टूबर की रात को तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए देखा है हाथ में फावड़ा लेकर। तो विजय कहता है कि या तो डेविड झूठ कह रहा है या फिर उसने किसी और को देखा होगा क्योंकि हम तो पणजी गए थे सत्संग के लिए। तब यहाँ पे आती है मीरा देशमुख और वो विजय की आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती है कि ये लोग ने वहाँ पे सिनेमा देखा, पाव भाजी खाई एंड वगैरह वगैरह। बट अभी विजय उसका परिवार सच बताने के लिए तैयार नहीं था तो इंटरोगेशन को थोड़ा टफ किया जाता है
एंड गाय तोंडे समीर के परिवार को मारते हुए पूछने लगता है कि समीर को किसने मारा। तो विजय अजीत सर से रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज ऐसा मत करो। एंड उसी बीच विजय की बेटी अंजू को एंजाइटी अटैक आता है। तो विजय कहता है कि सर ये सब रोक दो प्लीज, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं आपको सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद विजय अपना कन्फेशन देता है जिसमें विजय बताता है कि 2 अक्टूबर को नंदिनी और उसके बच्चे कहीं बाहर गए थे और जब वो शराब पी के रात को घर जा रहा था तो देखता है कि कोई चोरी छुपे उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उसने वहीं पास में पड़े हुए एक रॉड को लिया और उस पर अटैक किया, बट वो लड़का झुक जाता है एंड वो सलाह उसके सर पे लग जाती है। और जब विजय उसके पास जाके देखता है तब तक वो लड़का मर चुका था और ये चीज देखिए वो काफी डर गया, इसलिए उसने उस लड़के की बॉडी को अपने गार्डन में रखना है क्योंकि नंदिनी और उसके बच्चे जल्दी घर आने वाले थे। और फिर अगले दिन रात को उसने उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया क्योंकि वहाँ पे उस बॉडी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो विजय ने तो अपना कन्फेशन दे दिया था, बट मीरा देशमुख फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो चाहती थी कि विजय के साथ उसका पूरा परिवार जाए जेल में क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि विजय ने स्टोरी को थोड़ी ट्विस्ट कर दिया है। अब अगले दिन जब कोर्ट में जजमेंट मिलने वाला था, कहता है कि उसका जो कन्फेशन है वो पुलिस ने उससे जबरदस्ती रिकॉर्ड करवाया है टॉर्चर करके। और साथ ही साथ विजय की लॉयर कोर्ट में ये कहती है कि पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिए समीर के केस को लेकर वो कट टू कट एक नॉवल से इंस्पायर है, दृश्यम, जो कि मुराद अली ने लिखी है। और तभी कोर्ट में उस कंकाल की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पता चलता है कि वो कंकाल एक्चुअली समीर के है ही नहीं, किसी और के है। एंड फिर से एक बार कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से समीर पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी बीच जब मुराद अली को विजय के बारे में पता चला कि उसके ऊपर ऐसा कोई केस चल रहा है तो वो इस दृश्यम नॉवल के बारे में आकर आईजी को बताते हैं कि ये नॉवल लिखी मैंने है पर इसकी पूरी कहानी विजय सलगांवकर ने बताई थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि विजय जो कहानी बता रहा था वो उसकी लाइफ की एक्चुअल कहानी है। और आईजी से समझ आते कि विजय ने फिर से एक बार अपने दाव खेले और अपने साथ अपने पूरे फैमिली को बचा लिया। तो बेसिकली विजय को इस चीज का पहले से अंदाजा था कि एक दिन पुलिस को समीर की बॉडी मिल जाएगी, इसलिए उसने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था कि जैसे पुलिस को समीर के कंकाल मिलेंगे वो फोरेंसिक लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए, वहाँ पे वो उन कंकाल को चेंज कर देगा। और इसी चीज के लिए विजय ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती भी कर ली थी, जिसका फायदा उठाकर उसने फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कंकाल बदल दिए थे। अब ये कंकाल भी विजय को इतनी आसानी से नहीं मिले थे, वो काफी वक्त से ऐसी बॉडी की तलाश में था जिसकी मौत सर पे मार लगने की वजह से हुई हो, जिसके बॉडी मैट्रिक्स समीर के बॉडी मैट्रिक्स से मैच होते हो। एंड फिर फाइनली विजय को ऐसी बॉडी मिल भी गई। तो समीर का केस क्लोज होने के बाद विजय ने समीर के कंकाल को डिकम्पोज कर दिया, बट उसके कुछ कंकाल के हिस्सों को उसके पेरेंट्स को वापस लौटा दिया ताकि वो बाकी के रिचुअल्स पूरे कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।